कहानी का शीर्षक एक उजाला गरीब लड़के की बदलती तकदीर। मुख्य पात्र राजू एक होशियार, सच्चा लेकिन गरीब लड़का जो झुग्गियों में रहता है। दीपक सर एक रहस्यमय लेकिन दयालु व्यक्ति जो एक दिन उसकी मदद करता है। माया राजू की छोटी बहन जो बीमार है। श्रीवास्तव मैडम सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो राजू की मेहनत से प्रभावित होती हैं। चौबे अंकल झुग्गी का दुकानदार जो कभी कभी उधार दे देता है। विक्रम एक अमीर लड़का जो शुरुआत में राजू का मजाक उड़ाता है। भाग एक झुग्गी की सुबह। लगभग 2500 शब्द। सुबह की पहली किरणों के साथ ही झुग्गी बस्ती में हलचल शुरू हो चुकी थी। बच्चे बासी रोटियों में नमक डालकर खा रहे थे और बड़े लोग काम पर निकलने की तैयारी में थे। वहीं एक कोने में फटेहाल कपड़ों में, आंखों में उम्मीद लिए, राजू अपने पुराने बस्ते को सीने से लगाए स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। राजू की उम्र महज 13 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर ऐसा था जैसे वह 30 का हो। उसकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और पिता शराब पीकर एक दिन घर ही छोड़ गए। अब वह अपनी 6 साल की बहन माया के लिए मां और पिता दोनों बना हुआ था। राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी गणित की पकड़ गजब की थी। वह रोज सुबह स्कूल जाता और दोपहर में स्कूल से आकर पास के होटल में बर्तन मांजने चला जाता। जो कुछ भी पैसे मिलते वह माया की दवाई, स्कूल फीस और खाने में खर्च करता। लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे। माया की तबीयत पिछले 3 दिन से खराब थी। बुखार उतर ही नहीं रहा था। राजू ने चौबे अंकल से उधार मांगा, लेकिन अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इसी वक्त उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। दीपक सर की पहली झलक। स्कूल में एक दिन नया मेहमान आया, एक समाजसेवी जिसने स्कूल के गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रस्ताव रखा था। उनका नाम था दीपक मेहरा, लेकिन बच्चे उन्हें दीपक सर कहने लगे। दीपक सर की नजर तुरंत राजू पर पड़ी। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक और उसके जवाब सुनकर दीपक सर कुछ पल के लिए चुप हो गए। तुम्हारा नाम? राजू, वह धीरे से बोला। कौन पढ़ाता है घर पर? कोई नहीं, खुद पढ़ता हूँ। किताबें पुरानी हैं, लेकिन ठीक हैं। राजू का यह जवाब दिल को छू गया। दीपक सर ने उस दिन राजू को अपने ऑफिस बुलाया, उससे विस्तार में बात की और माया की तबीयत के बारे में भी जाना। राजू के मना करने के बावजूद उन्होंने उसकी बहन के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया, स्कूल की फीस भरी और एक नया बस्ता, कपड़े और जूते भी दिलवा दिए। राजू को समझ नहीं आ रहा था, कौन है ये इंसान जो बिना मांगे सब कुछ दे रहा है। क्या दीपक सर की मदद से राजू की जिंदगी बदल जाएगी? राजू आगे क्या करेगा? क्या वह बस सहायता लेकर खुश रहेगा या खुद भी दूसरों के लिए दीपक सर जैसा बनेगा? भाग 2, नई शुरुआत और नया संघर्ष। अगली सुबह कुछ अलग थी। झुग्गी की बस्ती में जैसे एक नई रोशनी उतर आई थी। माया अस्पताल में थी, लेकिन अब उसका इलाज अच्छे डॉक्टर कर रहे थे। राजू पहली बार समय पर साफ सुथरे कपड़ों में नए बस्ते के साथ स्कूल पहुंचा। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे। ये राजू है, विक्रम ने मुंह बिचकाया। इतना स्मार्ट कैसे लग रहा है आज? लेकिन श्रीवास्तव मैडम मुस्कुरा दी। शायद मेहनत और सच्चाई को आज उसका इनाम मिला है
उन्होंने सोचते हुए कहा। एक नई उम्मीद। दीपक सर ने राजू को एक स्थानीय कोचिंग सेंटर में दाखिल करवा दिया, जहां वह शाम को पढ़ने जाता। बर्तन मांजने की नौकरी अब वह नहीं करता था, लेकिन राजू ने खुद जाकर होटल के मालिक से माफी मांगी और कहा, सर, आपने जब मुझे काम दिया था तब मेरी जरूरत थी। अब मैं पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन अगर कभी जरूरत हो तो आ जाऊंगा। होटल मालिक की आंखों में भी पानी आ गया। जा बेटा, बहुत आगे जा, और अब कभी पीछे मत देखना। स्कूल में नई पहचान। अब राजू सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रह गया था, वह स्कूल में एक उदाहरण बन चुका था। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और अब पढ़ाई में बढ़ती सफलता ने बाकी बच्चों को भी प्रेरित किया। विक्रम, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अब खुद सवाल पूछने आने लगा। राजू, ये समीकरण कैसे हल किया? आजा, मैं समझा देता हूँ, राजू ने कहा, बिना अहंकार, बिना कटाक्ष के। धीरे धीरे राजू को सब पसंद करने लगे। वह क्लास का सबसे अच्छा छात्र बन गया और माया की तबीयत भी रोज बेहतर होती जा रही थी। मुसीबत की एक नई लहर। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी कहाँ होती है। एक दिन दीपक सर को शहर से बाहर जाना पड़ा, 3 महीने के लिए। वह राजू से मिले और बोले, बेटा, अब ये 3 महीने तुझे अकेले ही संभालना है। मेरी टीम तुझे देखेगी, लेकिन मेरा भरोसा है तुझ पर। राजू ने सिर झुकाकर वादा किया। लेकिन मुश्किल तब आई जब अस्पताल से फोन आया, माया को एक और टेस्ट की जरूरत थी और उसका खर्च ज्यादा था। दीपक सर शहर से बाहर थे और उनके संपर्क में आना मुश्किल था। राजू के पास पैसे नहीं थे। उसने आसपास मदद मांगी, लेकिन हर कोई असहाय था। विक्रम, जो अब उसका दोस्त बन गया था, उसके पास आया। मेरे पापा डॉक्टर हैं, शायद कुछ मदद कर सकें, उसने कहा। राजू को झिझक हो रही थी। क्या वो फिर से किसी पर निर्भर हो? लेकिन फिर उसे दीपक सर की बात याद आई। मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं, जब वह जरूरत और ईमानदारी से ली जाए। राजू ने हाँ कर दी। विक्रम के पापा ने टेस्ट मुफ्त में करवा दिए और 1 सप्ताह में माया पूरी तरह ठीक हो गई। राजू ने दिल से धन्यवाद कहा। अंदर की आग। अब राजू के अंदर एक नया लक्ष्य जागा। अगर दीपक सर ने मेरी मदद की, अगर विक्रम ने मेरी मदद की, तो एक दिन मैं भी किसी की रोशनी बनूंगा। वह दिन रात पढ़ने लगा। उसके इरादे साफ थे, आईएएस बनना है, समाज बदलना है, गरीबों की आवाज बनना है। समय का पहिया। वर्ष बीतने लगे। राजू अब एक टॉप स्टूडेंट था। वह स्कॉलरशिप्स पर आगे बढ़ता गया, हाई स्कूल फिर कॉलेज। दीपक सर वापस लौटे और जब उन्होंने देखा कि राजू कॉलेज में टॉप कर रहा है, तो उनकी आंखों में चमक थी। मुझे तुम पर नाज है बेटा, उन्होंने कहा। राजू ने भी कहा, और मुझे आप जैसे इंसान पर, जो बिना कुछ मांगे किसी की जिंदगी बदल देता है। भाग 3, सपनों की उड़ान और असली इम्तिहान। राजू अब कॉलेज में था। वह छात्र जो कभी बस्ते में किताबें उधार लेकर पढ़ता था, अब यूनिवर्सिटी टॉपर था। उसकी पढ़ाई, उसका अनुशासन और उसकी विनम्रता सब लोगों के दिलों को छूने लगे थे। उसके प्रोफेसर तक कहते, राजू, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी पूरे जीवन में 1-2 ही मिलते हैं।
लेकिन राजू का सपना सिर्फ पढ़ना या नौकरी करना नहीं था, उसका सपना था समाज को बदलना। वह आईएएस बनना चाहता था, एक ऐसा अफसर जो गरीबों की आवाज बन सके, जैसा दीपक सर उसके लिए बने थे। यूपीएससी की तैयारी, तपस्या की शुरुआत। कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही उसने फैसला कर लिया कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। राजू जानता था कि यह परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने मेहनत करने की ठान ली। दिन में कॉलेज और रात में तैयारी। उसने इंटरनेट से फ्री मटेरियल डाउनलोड किया, सरकारी लाइब्रेरी की धूल भरी मेजों पर बैठकर नोट्स बनाए और हर दिन एक लक्ष्य बनाया। अगर हर दिन थोड़ा भी आगे बढ़ा तो मंजिल दूर नहीं, वह खुद से कहता। लेकिन तब एक नया मोड़ आया, समाज की सच्चाई से उसकी पहली भिड़ंत। कड़वी सच्चाई का सामना। राजू ने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए अपने ही झुग्गी बस्ती के हालात पर रिपोर्ट लिखने का निर्णय लिया। वह अपने बचपन की गलियों में लौटा, लेकिन अब उसे वहां कुछ बदला हुआ नहीं दिखा। वही टूटी छतें, वही गंदे नाले, वही भूखे बच्चे। उसका मन व्यथित हो गया। वहीं उसे एक बच्चा मिला, नन्हा सूरज, जो बिल्कुल वैसा था जैसा कभी राजू था। सूरज स्कूल नहीं जाता था, कूड़ा बीनता था। उसकी माँ बीमार थी और बस्ती के कुछ गुंडे उसकी माँ पर दबाव डाल रहे थे कि वह घर छोड़ दे, क्योंकि वे उस जगह पर दुकान बनाना चाहते थे। राजू को गुस्सा आया। कहाँ है प्रशासन? ये सब कैसे हो रहा है? लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, वही तो वह बनना चाहता है। वह अफसर बनना चाहता है जो ऐसे अन्याय को रोके। असली इम्तिहान, त्याग की घड़ी। यूपीएससी की परीक्षा सिर पर थी, लेकिन सूरज और उसकी माँ की मदद के लिए समय चाहिए था। राजू के पास अब दो रास्ते थे, एक यूपीएससी की तैयारी में और गहराई से डूब जाए, किसी की मदद न करे। दो, सूरज की मदद करे, बस्ती में न्याय के लिए आवाज उठाए, भले ही उसकी खुद की तैयारी में बाधा आए। राजू ने दूसरा रास्ता चुना। वह बस्ती के लोगों को संगठित करने लगा। वह एक स्थानीय एनजीओ से जुड़ा, केस दर्ज करवाया, मीडिया को बुलाया और एक हफ्ते के अंदर वह जमीन का कब्जा रुकवा दिया गया। सूरज की माँ को इलाज मिला और सूरज को स्कूल में दाखिला, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। राजू की यूपीएससी की तैयारी में खलल पड़ा और जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, राजू फेल हो गया। हार या सबक? कुछ दिन वह चुप रहा। अंदर एक पीड़ा थी। लेकिन फिर दीपक सर की चिट्ठी आई। अगर तुमने किसी के लिए खड़े होकर परीक्षा खोई है, तो समझो तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। अगली बार फिर से लड़ना, लेकिन हार कर मत बैठना। राजू ने चिट्ठी को चूमा। हाँ, मैं फिर से लड़ूंगा, इस बार और ज्यादा विश्वास के साथ। एक नई शुरुआत फिर से। राजू ने अगले वर्ष फिर से तैयारी शुरू की, इस बार अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाकर। उसने न केवल किताबें पढ़ी, बल्कि हर मुद्दे को समझा, जमीन, प्रशासन, कानून, समाज। और इस बार वह यूपीएससी प्रीलिम्स और फिर मेंस दोनों में पास हुआ। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आप पहली बार में क्यों फेल हुए? राजू ने आंखों में आत्मविश्वास लिए कहा, क्योंकि मैंने किसी का घर बचाया था और वो जरूरी था।
इंटरव्यू लेने वालों ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अंततः सफलता। राजू का नाम अखबारों में आया। झुग्गी से निकला भारत का उजाला, राजू बना आईएएस अफसर। बस्ती में मिठाइयाँ बंटी, दीपक सर की आंखें भर आईं और माया ने कहा, भैया अब हम किसी के सामने छोटे नहीं हैं ना। राजू ने उसे गले लगाया। नहीं बहन, अब हम अपने जैसे हजारों को ऊंचा उठाएंगे। भाग 4। राजू अफसर बना और बदलाव की असली शुरुआत। राजू अब एक आईएएस अफसर बन चुका था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में हुई, बक्सरपुर, जहां विकास के नाम पर सिर्फ पोस्टर लगे थे और सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़। काम शुरू करने का समय है, उसने कसम खाई थी। नया ऑफिस, नई सोच। बक्सरपुर के कलेक्टर ऑफिस में कदम रखते ही उसे वही पुराना सरकारी ढर्रा दिखा, सुस्त कर्मचारी, गायब अफसर और शिकायतों से भरी फाइलें जिन्हें कोई देखता भी नहीं। पहले ही दिन राजू ने सारे कर्मचारियों को बुलाया। अब से यहाँ जनता भगवान है और हम उनके सेवक हैं। अगर कोई रिश्वत लेता पकड़ा गया तो नौकरी जाएगी। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी बोल सकता है, वो भी कलेक्टर बनकर। पहला मिशन, स्कूलों में असली पढ़ाई। राजू ने जब गांव के स्कूलों का निरीक्षण किया तो देखा कि कुछ टीचर महीनों से स्कूल नहीं आए थे। बच्चे भूखे पेट आते थे क्योंकि मिड डे मील सिर्फ कागजों में था। स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई थी। राजू का खून खौल उठा। अगले ही दिन उसने एक गुप्त जांच टीम भेजी और जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। एक ठेकेदार और शिक्षा अधिकारी की मिलीभगत से लाखों का घोटाला हो रहा था। राजू ने एफआईआर दर्ज कराई, ठेकेदार को जेल भेजा और भ्रष्ट अफसर को सस्पेंड किया। अब मिड डे मील सही समय पर आने लगा, बच्चों को किताबें मिलने लगीं और वह खुद हर रविवार बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाता। बच्चे उसे प्यार से राजू सर बुलाने लगे। दूसरा मोर्चा, भ्रष्टाचार पर वार। बक्सरपुर की सबसे बड़ी समस्या थी भूमाफिया और रिश्वतखोरी। राजू ने एक योजना शुरू की, जनता दरबार, जहां कोई भी नागरिक सीधे उसे अपनी समस्या कह सकता था। एक दिन एक वृद्ध महिला आई। साहब, मेरी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस कुछ नहीं सुनती। राजू ने उसी वक्त तहसीलदार को बुलाया और अगले ही दिन वह खुद उस जगह गया। दबंगों ने उसे देखकर कहा, साहब आप जैसे तो रोज आते हैं। लेकिन राजू चुप नहीं रहा। उसने तुरंत बुलडोजर मंगवाया और जमीन मुक्त कराई। अखबारों में हेडलाइन छपी, कलेक्टर साहब खुद लड़े गरीब की लड़ाई, सूरज की वापसी। इन्हीं दिनों राजू को एक चिट्ठी मिली। प्रिय भैया, मैं सूरज हूँ। अब मैं भी पढ़ रहा हूँ और आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? राजू की आंखें भर आईं। वह सूरज को बुलवाता है और उसे अपने सरकारी क्वार्टर में रहने देता है। तुम अब मेरे छोटे भाई जैसे हो। पढ़ो, बढ़ो और आगे चलकर दूसरों की मदद करो। सूरज कहता है, एक दिन मैं भी अफसर बनकर आपके साथ काम करूंगा। असली संघर्ष, सिस्टम से टकराव। जैसे जैसे राजू ईमानदारी से काम करता, कुछ बड़े अफसर और नेता नाराज होने लगे। ये लड़का बहुत तेज है, इसे ट्रांसफर करवाओ, एक विधायक ने कहा। जल्द ही राजू को ट्रांसफर का आदेश मिला, एक छोटे और लगभग गुमनाम जिले में। राजू दुखी हुआ,
लेकिन रुका नहीं। अगर मेरा 1 साल भी किसी की जिंदगी बदलता है तो मैं 100 बार ट्रांसफर झेल लूंगा। नए जिले में नई क्रांति। नया जिला था धरणीपुर, जहां आदिवासी बहुल इलाका था। यहाँ की समस्याएं थीं। बिजली नहीं थी, पीने का साफ पानी नहीं, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थीं। राजू ने तय किया कि सबसे पहले बेटी शिक्षा अभियान चलाएगा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, माता पिता को समझाया और बेटियों को स्कूल तक लाने के लिए साइकिल योजना शुरू की। पहली बार वहां के गांवों में साइकिल पर स्कूल जाती बेटियां दिखीं और राजू के चेहरे पर मुस्कान। अंतिम दृश्य मंच पर सम्मान। 5 साल बाद राजू को भारत सरकार ने बुलाया। उसे पद्मश्री से नवाजा जाना था। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। राजू ने माइक पर बस इतना कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस वो बच्चा हूँ जिसने कभी एक अध्यापक से पूछा था क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और उन्होंने कहा था, अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। मैं आज भी सिर्फ उसी उत्तर को जी रहा हूँ। भाग 5, सूरज की उड़ान और नई पीढ़ी का उजाला। 5 साल बीत चुके थे। राजू अब पूरे देश में जाना जाने वाला नाम बन गया था। एक ऐसा अफसर जो सिस्टम के लिए नहीं, जनता के लिए जीता था। लेकिन आज की कहानी राजू से आगे की है। यह कहानी अब सूरज की है, उस बच्चे की जो कभी सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता था और जिसे राजू ने नया जीवन दिया। सूरज की पढ़ाई और आत्मविश्वास। सूरज अब जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा था। राजू ने उसे पढ़ने लिखने के साथ साथ नैतिकता, समाज सेवा और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया। सूरज रोज सुबह उठता, योग करता, किताबें पढ़ता और फिर स्कूल जाता। उसकी आंखों में अब भविष्य के सपने थे, डर नहीं। एक दिन राजू ने उससे पूछा, सूरज आगे क्या बनना चाहते हो? सूरज ने बिना झिझके कहा, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, गरीबों का साथी और बदलाव का सिपाही। राजू ने उसका सिर सहलाया और कहा, तो फिर तुम्हारी मंजिल भी बहुत ऊंची है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सपने की ओर पहला कदम, यूपीएससी की तैयारी। सूरज ने 12वीं में जिले में टॉप किया। राजू ने उसकी कोचिंग के लिए दिल्ली भेजा। वहीं सूरज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिल्ली की भीड़ में सूरज फिर से एक छोटा चेहरा था, लेकिन अब उसका आत्मबल विशाल था। वह रात दिन पढ़ाई करता, गरीब बच्चों को पढ़ाता और अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख रखी थी, मैं बदल जाऊंगा, तभी दुनिया बदलेगी। यूपीएससी परीक्षा और नतीजा। परीक्षा का दिन आया। सूरज ने आत्मविश्वास से पेपर दिया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? सूरज ने कहा, राजू सर। एक समय भूखा था, आज पेट भर रहा हूँ उन्हीं की बदौलत। और नतीजा आया। सूरज देश में 27वीं रैंक से पास हुआ। पूरा बक्सरपुर, पूरा धरणीपुर खुशी से झूम उठा। राजू ने जब खबर सुनी, उसकी आंखें नम हो गईं। अब तू मेरी उड़ान है सूरज। सूरज की पोस्टिंग, बदलाव की मशाल आगे। सूरज की पहली पोस्टिंग एक आदिवासी क्षेत्र में हुई, खरगापुर, जहां न बिजली थी, न पानी, न स्वास्थ्य सुविधा। लोग सोचते थे, यहाँ भी कोई अफसर बदलेगा क्या?
लेकिन सूरज वही था जो भूख और जिल्लत देख चुका था। उसे पता था कि बदलाव कैसे आता है। उसने काम शुरू किया। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स गांव-गांव भेजी गईं। गांव की औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर रोजगार दिया गया। बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए। सिर्फ 6 महीने में खरगापुर की तस्वीर बदल गई। जनता का नायक सूरज अब हर हफ्ते जनसंवाद करता, एक खुली बैठक जहां लोग अपनी बात कह सकते थे। एक दिन एक बच्चा आया, फटे कपड़ों में। सर, पढ़ना है। किताब नहीं है। सूरज ने उसी वक्त स्कूल को निर्देश दिया, ऐसे बच्चों के लिए अलग कोष बनेगा। इन्हें भी वही अवसर मिलेंगे जो मुझ जैसे को मिले। बच्चा मुस्कराया। राजू कभी मुस्कराया था, आज सूरज मुस्करा रहा था। नई पीढ़ी का प्रकाश। राजू अब एक वरिष्ठ आईएएस अफसर बन चुका था और सूरज भी तेजी से लोगों का भरोसा जीत रहा था। एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आया। आप दोनों को शिक्षा सुधार मिशन के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोनों मंच पर मिले। हजारों लोगों के सामने सूरज ने कहा, मेरे जैसे हजारों बच्चे आज भी बिना खाना, बिना किताबों के जी रहे हैं। लेकिन अगर एक राजू उन्हें मिले, तो एक सूरज भी निकल सकता है। एक उजाला फाउंडेशन की स्थापना। राजू और सूरज ने मिलकर एक एनजीओ शुरू की। एक उजाला, जिसका मकसद था हर गरीब बच्चे को शिक्षा देना, हर माँ को स्वावलंबी बनाना, हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना। अब ये फाउंडेशन पूरे भारत में काम कर रही है। अंतिम दृश्य, माँ का सपना पूरा। एक शाम राजू ने सूरज से कहा, चलो चलते हैं मेरी माँ की समाधि पर। वे गांव पहुंचे। राजू ने फूल चढ़ाए और कहा, माँ, आज तेरा बेटा अफसर है। और अब कई और बेटे भी उजाले की राह पर हैं। तेरा सपना मैंने पूरा कर दिया। उसके पास खड़ा सूरज भी झुक गया। और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस उजाले को कभी बुझने नहीं दूंगा। भाग 6, उड़ान भारत, जब सपना बन गया आंदोलन। अब सूरज और राजू सिर्फ 2 अफसर नहीं थे, बल्कि एक आंदोलन के जनक बन चुके थे। उनका मिशन हर गरीब बच्चा स्कूल में हो, हर माँ के हाथ में हुनर हो और हर गांव में उजाला हो। यही सपना अब बन चुका था। उड़ान भारत, एक राष्ट्रीय पहल जिसका उद्देश्य था हर गरीब को अवसर देना, न कि केवल दया। उड़ान भारत की शुरुआत। राजू और सूरज ने दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन बुलाया। मंच पर राजनेता, अधिकारी, शिक्षक, छात्र और आम जनता मौजूद थे। सूरज ने माइक थामा और कहा, हमारे देश की असली ताकत शहरों में नहीं, गांवों में है। लेकिन जब तक एक बच्चा बिना किताब के, एक माँ बिना रोटी के और एक बूढ़ा बिना दवा के जी रहा है, तब तक हमारा विकास अधूरा है। राजू बोले, उड़ान भारत सिर्फ एक योजना नहीं, यह एक आंदोलन है। अब हर बच्चा कहेगा, मैं गरीब हूँ, लेकिन अवसर मेरा अधिकार है। 3 मुख्य स्तंभ उड़ान भारत। 1, उड़ान शिक्षा योजना। हर बच्चे को निःशुल्क टैबलेट, इंटरनेट और पाठ्य सामग्री। गांवों में डिजिटल क्लास, रोज लाइव शिक्षण। 2, उड़ान महिला शक्ति मिशन। हर पंचायत में महिला प्रशिक्षण केंद्र। हुनर सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डिजिटल सेवाएं।
सीधा बाजार से जुड़ाव, माँ की दुकान प्लेटफॉर्म। 3 उड़ान स्वास्थ्य सेवा। हर जिले में चलित हेल्थ क्लिनिक व वर्चुअल डॉक्टर सेवा। मासिक स्वास्थ्य दिवस, गांव-गांव जाकर जांच और दवा। पहला असर, बक्सरपुर से शुरुआत। राजू ने कहा, हम इस अभियान की शुरुआत उसी गांव से करेंगे जहां से मेरी कहानी शुरू हुई, बक्सरपुर। गांव में माहौल बदल गया था। जहां कभी राजू भूखा सोया करता था, अब उस गांव के बच्चों को टैबलेट और यूनिफॉर्म मिल रहे थे। वहीं एक महिला, श्यामा दीदी, जो पहले घरों में काम करती थीं, अब ब्यूटी ट्रेनिंग लेकर खुद की दुकान चला रही थीं। राजू बेटा तो भगवान बनकर आया है, सफलता की गूंज। 6 महीने में 17 जिलों में डिजिटल शिक्षा लागू हो चुकी थी। 22,000 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। 5 लाख ग्रामीणों को हेल्थ कार्ड दिए गए थे। राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इंडियाज रियल रेवोल्यूशन कहा। प्रधानमंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम में कहा, राजू और सूरज जैसे अफसर हमारे देश के असली हीरो हैं। नई चुनौती, अंधेरा लॉबी की साजिश। लेकिन जब रोशनी बढ़ती है तो अंधेरे डरते हैं। कई भ्रष्ट और लालची लोग जो गरीबों के नाम पर योजनाओं का पैसा खाते थे, अब परेशान थे। अंधेरा लॉबी, एक गुप्त समूह ने सूरज और राजू को बदनाम करने की कोशिश की। फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप, मीडिया को खरीदकर हेडलाइन बनवाई गई। उड़ान भारत में घोटाला। राजू और सूरज की ईमानदारी सवालों में। राजू मुस्कराया और बोला, झूठ जितना तेज भागे, सच उतना स्थिर खड़ा रहता है। सीबीआई जांच और सच्चाई की जीत। सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई। 1 महीने में रिपोर्ट आई। राजू और सूरज पूर्ण रूप से निर्दोष। योजनाएं पारदर्शी और क्रांतिकारी हैं। जनता ने ताली बजाई और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। उड़ान भारत प्राइड। नई उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने उड़ान भारत को वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रासरूट्स मॉडल घोषित किया। राजू और सूरज को न्यूयॉर्क में बुलाया गया। राजू ने कहा, हमारा सपना है भारत का कोई भी बच्चा भूखा न सोए, अनपढ़ न रहे और कोई महिला केवल दूसरों के भरोसे न जिए। छोटा सूरज, एक और किरण। उसी समय दिल्ली की एक झुग्गी से एक छोटा लड़का नवीन सूरज की स्पीच देखकर रो पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं भी सूरज जैसा बन सकता हूँ? माँ ने आंसू पोंछकर कहा, हाँ बेटा, अब उजाला सिर्फ अमीरों का नहीं, हम सबका है। भाग 6 का अंत और अगले भाग की झलक। जनता का मंत्री। कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले भाग में राजू रिटायर होकर राजनीति में आता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। सूरज शिक्षा मंत्री बनता है, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम से टकराता है। और फिर होती है देशव्यापी छात्र क्रांति, जो कहती है, नौकरी नहीं, सम्मान दो, शिक्षा दो। भाग 7, जनता का मंत्री और छात्र क्रांति। सूरज और राजू का नाम अब सिर्फ एक योजना से नहीं, बल्कि आशा, ईमानदारी और क्रांति से जुड़ा था। लेकिन अब समय आ गया था सिस्टम को भीतर से बदलने का। और यही था अगला कदम, राजनीति में प्रवेश। राजू का फैसला, राजनीति में उतरना। राजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सबको लगा शायद कोई नई योजना की घोषणा होगी, लेकिन उन्होंने कहा,
मैंने अफसर बनकर जितना बदल सका उतना बदला, लेकिन अब वक्त है कि मैं जनता के सेवक के रूप में सीधे उनके बीच रहूं। मैं चुनाव लड़ूंगा, एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। पूरा देश चौंक गया। कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रचार वाहन नहीं, कोई पैसा नहीं। राजू सिर्फ एक साइकिल पर बैठकर लोगों के बीच गया। पोस्टर पर एक ही लाइन थी, अगर मेरी ईमानदारी पर भरोसा है तो मुझे मंत्री बनाने का हक दो। चुनाव का नतीजा, जनता की जीत। जब परिणाम आया, राजू 2.1 लाख वोटों से जीता था। कई नेता और राजनीतिक दल हैरान थे। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर उन्हें बुलाया और कहा, राजू, हम चाहते हैं कि आप जन कल्याण मंत्री बने। आपके हाथों में मंत्रालय जनता की सेवा के लिए एक वरदान होगा। राजू ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन मैं सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी चाहता हूँ। सूरज की नियुक्ति शिक्षा मंत्री। राजू की सिफारिश पर सूरज को भारत का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया। शपथ लेते समय सूरज की आंखें नम थीं। मेरे पिता खेत में काम करते थे। मैं स्कूल के बाद बैलों को पानी पिलाता था। आज मैं देश के सबसे बड़े स्कूल का संरक्षक बना हूँ। शिक्षा में क्रांति, ज्ञान क्रांति मिशन। सूरज ने एक नई योजना शुरू की, ज्ञान क्रांति मिशन, जिसमें प्रमुख बातें थीं। पढ़ाई रटने से नहीं, सोचने से। हर स्कूल में लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब और खेल परिसर। एक शिक्षक, एक प्रेरक। शुरुआत में कई अफसरों ने विरोध किया। इतना बजट कहाँ से लाएंगे? सूरज बोले, जहाँ मॉल बनते हैं वहाँ स्कूल भी बन सकते हैं। छात्र क्रांति, युवा जागरूकता की लहर। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब देश भर के छात्र खुद खड़े हुए। उन्होंने एक नारा दिया, हमें भी चाहिए उड़ान। हर गांव को किताब, हर बच्चे को सम्मान। दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ, हजारों युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन बिना हिंसा के। राजू और सूरज ने इन छात्रों से मिलने खुद केबिन छोड़ दिया। तुम हमारी शक्ति हो, दुश्मन नहीं। आओ मिलकर सुधार करें। छात्रों की सलाह से नया पाठ्यक्रम। सूरज ने घोषणा की, देश का नया पाठ्यक्रम अब सरकार नहीं, छात्र तय करेंगे। देश भर के 500 स्कूलों और कॉलेजों से सुझाव मंगाए गए। नए विषय जोड़े गए, वित्त साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, मानसिक स्वास्थ्य और योग, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, गांव आधारित समस्या समाधान। पुराने नेता घबराए, ईमानदारी की बीमारी। राजू और सूरज की लोकप्रियता देख कई पुराने नेता घबरा गए। एक बैठक में एक वरिष्ठ नेता बोला, अगर सब कुछ पारदर्शी हो गया तो हमारे लिए क्या बचेगा? दूसरे नेता ने कहा, राजू और सूरज को हटाना होगा, वरना हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। साजिश, फर्जी घोटाला केस। राजू पर झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक परियोजना में परिवार को फायदा पहुंचाया। सूरज पर भी आरोप लगाया गया कि रोबोटिक लैब का टेंडर उनके दोस्त को मिला। मीडिया में फिर हेडलाइन बनी, क्या उड़ान भारत सिर्फ दिखावा था? संसद में बहस, राजू का जवाब। राजू संसद में खड़े हुए और बोले, मैंने इस देश के लिए भूखा रहा, जूते में छेद होने पर भी अफसर बना, और अब बिना सुरक्षा साइकिल पर सवारी करता हूँ। अगर आपने एक भी रिश्वत या संपत्ति मेरे नाम से पाई हो तो मुझे फांसी की सजा दे दीजिए।
लेकिन झूठ फैलाकर सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। पूरी संसद खामोश थी। सीबीआई रिपोर्ट, दोनों निर्दोष। सीबीआई ने फिर जांच की। 15 दिन में क्लीन चिट मिल गई। राजू और सूरज और भी मजबूत होकर सामने आए। अगली पीढ़ी जागी। बक्सरपुर में एक लड़की किरण, जो पहले झोपड़ी में रहती थी, अब रोबोट बना रही थी। उसने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, अगर सूरज जी और राजू जी न होते तो मैं आज भी स्कूल के बाहर सब्जी बेच रही होती। आज मैं सपना नहीं, सच्चाई बन रही हूँ। भाग 7 का अंत और अगली झलक, सत्ता की परीक्षा और जनता का न्याय। देश बदल रहा था, लेकिन बदलाव को टिकाए रखना एक और बड़ी चुनौती थी। अगले भाग में राजू और सूरज को सत्ता के सबसे कठिन फैसले लेने होंगे। भ्रष्ट ताकतें एक घातक गठबंधन बनाती हैं। जनता को फिर खड़ा होना होगा, इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए। भाग 8, सत्ता की परीक्षा और जनता का न्याय। राजू और सूरज के नेतृत्व में देश में सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन जितनी ऊंचाई उतनी ही बड़ी चुनौतियां। नया भारत बन रहा था, पर सत्ता को डगमगाना था। राजू अब एक ऐसा नेता बन चुका था जिसे जनता पूजने लगी थी। सूरज एक ऐसा शिक्षा मंत्री था जो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ाता था। लेकिन पुरानी सत्ता की दीवारें दरक रही थीं। अंदर खाने में कुछ ताकतें डर रही थीं। अगर यह ईमानदारी और परिवर्तन ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और यही डर बन गया एक भयंकर साजिश का कारण। राजू पर जनविरोधी कानून लाने का दबाव। एक दिन प्रधानमंत्री ने गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, राजू जी, देश की सुरक्षा के लिए कुछ कानून हमें तुरंत पास करने होंगे। राजू ने पूछा, कैसे कानून? जवाब आया, कुछ प्रतिबंध मीडिया और छात्रों पर, कुछ सरकारी आलोचनाओं पर रोक। राजू चौंक गया। यह तो लोकतंत्र की आत्मा पर वार है। प्रधानमंत्री बोले, यह देश की सुरक्षा के लिए है और आपको कैबिनेट में रहते हुए समर्थन करना होगा। राजू का निर्णय, त्याग या समझौता? राजू के सामने दो रास्ते थे। एक, सत्ता में रहकर समझौता करना। दो, या सत्य के साथ खड़ा होना और सब कुछ छोड़ देना। उसने सूरज को बुलाया। दोनों ने पूरी रात बात की, गांव, देश, भविष्य, कर्तव्य। सुबह होते ही राजू ने पत्रकारों के सामने आकर घोषणा की, मैं ऐसे कानूनों का समर्थन नहीं कर सकता जो जनता की आवाज को कुचल दें। मैं आज ही जनकल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। पूरा देश हिल गया। देश भर में समर्थन की लहर। राजू और सूरज के इस्तीफे के बाद लाखों लोग सड़कों पर आ गए। छात्र बोले, वही नेता चाहिए जो हमें सुने, डराए नहीं। किसान बोले, राजू हमारे बेटे जैसा है, उसे फिर से चाहिए हमारा भरोसा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, सच्चा नेता राजू। सरकार का जवाब, गिरफ्तार करो। सत्ताधारी दल अब डर गया। एक रात जब राजू गांव के एक स्कूल में भाषण दे रहा था, तभी पुलिस की गाड़ियां आईं और उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज को भी जनता को भड़काने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। जेल में दो मशालें। जेल में भी राजू और सूरज ने हार नहीं मानी। राजू ने वहां मौजूद कैदियों को पढ़ाना शुरू किया।
सूरज ने जेल की लाइब्रेरी में शिक्षा सुधार की योजनाएं बनाई। उन्होंने एक संदेश देश को भेजा, हम भले सलाखों के पीछे हैं, पर हमारी आत्मा आजाद है। तुम्हारी आवाज हमारी शक्ति है, चुप मत रहना। जनता का तूफान न्याय यात्रा। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर शहर में एक ही आवाज, राजू और सूरज को रिहा करो। छात्रों ने ज्ञान यात्रा निकाली। गांव वालों ने न्याय संकल्प रथ शुरू किया। मजदूरों ने काम बंद हड़ताल की। 3 दिन में देश ठहर गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत रिहा करो। देश की सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप किया। सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। राजू और सूरज को तुरंत रिहा किया जाए। भीड़ खुशी से नाच उठी। लोगों ने जेल के बाहर दीप जलाए जैसे कोई पर्व हो। राजू का जवाब, अब मैं प्रधानमंत्री नहीं, शिक्षक बनूंगा। जेल से बाहर आते ही राजू से पूछा गया, क्या अब आप अगला चुनाव प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे? राजू मुस्कराया और बोला, मैं सत्ता की कुर्सी नहीं चाहता, मैं हर गांव में सूरज जैसा एक और शिक्षक चाहता हूं। अगर मैं फिर मंत्री बना तो वह तुम्हारी इच्छा से, न कि मेरी चाह से। जनता विद्यालय की स्थापना। सूरज और राजू ने मिलकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जनता विद्यालय की स्थापना, एक ऐसा स्कूल जिसमें कोई फीस नहीं, हर बच्चा पढ़ सकता है। गांव वाले शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षा केवल किताब नहीं, जीवन के लिए हो। साल भर में देश भर में 1000 जनता विद्यालय खुल गए। कहानी की वर्तमान झलक। 5 साल बाद सूरज अब राष्ट्रीय शिक्षा मार्गदर्शक बना है। राजू गांव में एक छोटे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उनका सपना है हर गरीब बच्चा उड़ान भर सके। भाग 8 का अंत और आखिरी भाग की झलक, एक नई पीढ़ी का सपना। अगले और अंतिम भाग में एक नई पीढ़ी सामने आती है, राजू और सूरज की विचारधारा से पली बढ़ी। देश के भविष्य की बागडोर अब छोटे छोटे हाथों में आती है। और राजू एक चिट्ठी छोड़ता है, अगर मैं न रहूं तो क्या तुम सच्चाई का रास्ता थामे रहोगे? भाग 9, एक नई पीढ़ी का सपना। राजू और सूरज की अंतिम चिट्ठी और भविष्य की मशाल। गांव के उस छोटे स्कूल में सालों बीत चुके थे। राजू अब बूढ़ा हो चला था, सफेद बाल, आंखों पर चश्मा, लेकिन दिल में वही क्रांति की आग। गांव का स्कूल अब एक राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय बन चुका था। दूर दूर से बच्चे वहां पढ़ने आते थे। सूरज अब शिक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति में था, पर हर रविवार वह उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आता। नई पीढ़ी के नायक। इस स्कूल में एक नई पीढ़ी उभर रही थी। अनाया, जो हर सभा में लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा उठाती थी। जुनैद, जो तकनीक से गांव को बदलने का सपना देखता था। मीरा, जो हर जाति धर्म के भेद को मिटाने के लिए भाषण देती थी। आरव, जो कहता था, मैं भी एक दिन सूरज मास्टर बनूंगा, ताकि हर बच्चा जमीन से आसमान तक पहुंच सके। राजू की चिट्ठी, समय की धरोहर। एक सुबह राजू स्कूल के प्रांगण में बैठा था। बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर उससे कहानी सुन रहे थे। फिर वह मुस्कराया और बोला, अब एक कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक चिट्ठी छोड़ जाऊंगा।
उसने बच्चों को एक पीतल की संदूक दी। उसमें थी एक पुरानी कागज की चिट्ठी, राजू की अंतिम चिट्ठी, सारांश रूप में। प्रिय बच्चों, जब मैंने पहली बार स्कूल की चौखट पार की थी, मैं नंगे पैर था, भूखा था। लेकिन किसी ने मुझे थामा, वह सूरज था। फिर तुम सब आए, जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि असली ताकत सत्ता में नहीं, बल्कि उस बच्चे की आंखों की चमक में होती है जो सपने देखना सीखता है। अगर मैं न रहूं तो यह स्कूल चलता रहना चाहिए, ईमानदारी से, बराबरी से, और सबसे बड़ी बात, प्यार से। तुम मेरी आखिरी सांसों की आखिरी उम्मीद हो। एक वादा करो, तुम कभी झूठ के आगे मत झुकना और कभी सच्चाई का साथ मत छोड़ना। तुम्हारा राजू, एक गरीब लड़का जो सपनों से अमीर हुआ। राजू का आखिरी प्रणाम। कुछ हफ्तों बाद राजू ने एक सुबह सूरज को बुलाया और कहा, भाई, अब मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना तुम और बच्चे जिंदा रखना। राजू ने आखिरी बार स्कूल के मैदान में बैठकर प्रार्थना की। बच्चों ने गीत गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन। उस दिन सूरज और गांव वालों ने मिलकर राजू के नाम पर सत्यदीप स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। सूरज की मशाल अब अनाया, जुनैद, मीरा और आरव के हाथ में। राजू की मृत्यु के बाद सूरज ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, राजू चला गया, लेकिन उसकी सच्चाई की मशाल अब तुम्हारे हाथ में है। बच्चों ने संकल्प लिया। अनाया ने जिला शिक्षा अधिकारी बनकर हर गांव में स्कूल खोला। जुनैद ने सोलर लैंप्स बनाए और हर झुग्गी में रोशनी पहुंचाई। मीरा ने एकता मंच की शुरुआत की, जहां हर धर्म, जाति, रंग के लोग मिलते। आरव सूरज की तरह मास्टर बना और हर साल नए राजू तैयार करने लगा। 50 साल बाद अब उस स्कूल की दीवार पर राजू और सूरज की मूर्तियां लगी हैं। हर साल सत्यदीप दिवस मनाया जाता है और एक बच्चा जो पहली बार स्कूल आया, मूर्ति की ओर देखकर मास्टर से पूछता है, ये कौन है? मास्टर मुस्कराता है और कहता है, ये दो लोग वो थे जिन्होंने साबित किया कि गरीब होना कमजोरी नहीं, एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे पास सपने, सच्चाई और एक सूरज जैसा दोस्त हो। अंतिम पंक्तियां। राजू अब नहीं रहा, पर वो हर उस बच्चे की मुस्कान में जिंदा है जो अंधेरे में भी उजाला देख पाता है। यह कहानी नहीं, एक मशाल है जिसे अब तुम आगे बढ़ाओगे।